नमस्कार, कोविड ओपीडी में स्वागत है आप सभी लोगों का और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। और आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में धीमी हो रही है और साथ ही आपको बता दें कि राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि सरकारी अभी भी सावधानी जरूर बरत रही है और लगातार आम जनता से अपील भी कर रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत की पहल की है, जिसके तहत आप घर बैठे ही डॉक्टरों से बातचीत कर सकते हैं और डॉक्टरों से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर बालन शर्मा जुड़े हैं, जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। जिस तरीके से इस वक्त लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार लोगों के मन में कोरोना से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, चाहे वो वैक्सीन से जुड़े सवाल हो, ब्लैक फंगस से जुड़े सवाल हो, ये तमाम सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं। तो इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बालन शर्मा जुड़े हैं। डॉक्टर बालन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ओपीडी में। डॉक्टर, पहला सवाल मैं आपसे यही करूंगा, यहाँ पर जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरा कोरोना काल इस वक्त लगातार जारी है, लगातार कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में पोस्ट कोविड सिम्टम्स जो है या कोई पोस्ट कोविड के बाद जो समस्याएं हैं वो बेहद अधिक सामने आ रही हैं। तो डॉक्टर, कोरोना के बाद क्या क्या समस्याएं जो हैं वो हो सकती हैं, हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि अगर वो ऐसी किसी समस्या का सामना कर रहे हों तो उनका जो उनकी चिंता है वो कम हो। जी, अभी जैसे कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम पोस्ट कोविड देखने में आ रही है वो म्यूकरमाइकोसिस की समस्या है, जिसके कारण लोगों को फंगल इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा गया है। और जैसे जैसे कोविड के केसेस कम होते आ रहे हैं, वैसे वैसे म्यूकरमाइकोसिस के केसेस भी थोड़े थमते रहे हैं। तो इसके लिए हमें ये सुरक्षा करनी है कि कोविड के दौरान जो मरीज एडमिट रहते हैं उनको उनका जो ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन के मास्क की वो रेगुलर रूप से सफाई करें। ऑक्सीजन के जो ह्यूमिडिफायर रहता है उसमें पानी रेगुलर रूप से चेंज करें, उसमें डिस्टिल वाटर का उपयोग करें, साथ ही थोड़ा स्वच्छता, साफ सफाई का और खाने पीने का भी ध्यान रखना है। पोस्ट कोविड कुछ लोगों में ये भी देखने में आ रहा है कि उनका जो लंग्स की कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है, जिस कारण उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है, थोड़े चलने में आने लगना, थकान महसूस करना। इसके लिए जैसे हमारे जायर उच्च चिकित्सालय परिसर में पोस्ट कोविड ओपीडी भी शुरू की गई है, यहाँ पे कि कोविड के बाद आने वाली समस्याओं के लिए लोगों को ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उनको देखते हैं। जी डॉक्टर बालन, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इस वक्त लगातार कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, तो ऐसे में ब्लैक फंगस के मामले जो हैं लेकिन वो बढ़ने लगे हैं। डॉक्टर, ब्लैक फंगस किस तरीके से फैल रहा है और ब्लैक फंगस से किस तरीके से बचा जा सकता है, क्योंकि ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है आज के समय में। ये ब्लैक फंगस के केसेस भी कोरोना के साथ साथ ही बढ़े थे और जैसे जैसे कोरोना कम होता जाएगा वैसे वैसे ब्लैक फंगस के केसेस भी कम होने की आशंका अपन जता रहे हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस में अभी मोस्टली लोगों में देखा गया है कि आई में इन्फेक्शन, ईयर, आई, साथ ही उनको मुंह का इन्फेक्शन और कई कई केसेस में तो ये ब्रेन तक बढ़ा है, जिसके कारण कई सारे पेशेंट की डेथ भी हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले पेशेंट को ये सावधानी बरतनी होगी और पेशेंट जिस हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ के स्टाफ को भी थोड़ा, जैसे हमने अपने यहाँ हमारे अस्पताल प्रबंधन द्वारा इसके लिए जाए उसमें किया गया था कि हमने संयुक्त संचालक हमारे अधीक्षक महोदय द्वारा एक आदेश निकाला गया था, जिसमें कि ह्यूमिडिफायर जो ऑक्सीजन देने के लिए उसमें पानी रेगुलर रूप से चेंज किया जाए और साथ ही साथ पानी चेंज करने के साथ साथ जो उनके मास्क हैं उनको रेगुलर रूप से चेंज किया जाए, ऑक्सीजन मास्क को, और साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, जिससे कि पेशेंट में म्यूकरमाइकोसिस के केसेस डेवलप ना हो। और इसी कारण जो पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट थे उनमें से काफ़ी कम संख्या में म्यूकर के केसेस देखने में आए हैं अन्य अस्पतालों की कंपेरिजन। जी डॉक्टर, यहाँ पर लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्या केवल कोरोना मरीजों को ही ब्लैक फंगस होगा या जो कोरोना मरीज नहीं हैं उन्हें ब्लैक फंगस नहीं होगा? क्योंकि अगर बात हम इस तरीके की करें तो हरियाणा से भी इस तरीके से पिछले दिनों एक मामला सामने आया था, जहां पर एक मरीज को ब्लैक फंगस हो गया था और वो मरीज कोरोना से संक्रमित नहीं था। म्यूकरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस जिसको अपन नाम पर बोलते हैं, म्यूकरमाइकोसिस के केसेस मोस्टली देखने में आता था कि कोविड से पहले साल में काफी कम मात्रा में केसेस देखने में आते हैं। तो मोस्टली ऐसे लोगों में देखने में आते थे जिनकी इम्यूनिटी किसी न किसी बीमारी के कारण या अन्य किसी कारण से कमजोर हुई है, और कोविड चूंकि व्यक्ति की इम्यूनिटी को कमजोर करता है, इसलिए म्यूकर के केसेस कोविड के मामलों में ही ज्यादा देखने में आ रहे हैं। हाँ, एक आध केस ऐसा हो सकता है जिनमें कि म्यूकर देखा गया हो लेकिन उसमें कोविड ना हुआ है, लेकिन उसकी संभावना ये भी है कि चूंकि कई लोगों ने कोविड का टेस्ट नहीं कराया और उनको कोविड हुआ भी और वो सही भी हो गए, तो ये भी एक संभावना है कि उन्होंने कोविड टेस्ट ना कराया, इसलिए अपन इसको ये कह सकते हैं कि उन्हें कोविड पॉजिटिव नहीं आए थे और उन्हें कोविड से उनको म्यूकर हुआ। जी डॉक्टर बालन, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना होने के बाद जब ब्लैक फंगस होता है
तो अक्सर मामले सामने आते हैं कि आपके शरीर के जिस हिस्से में ब्लैक फंगस हो जाएगा तो शरीर का वो अंग अलग करना पड़ेगा शरीर से, क्योंकि फंगस और न फैल जाए या इन्फेक्शन और न फैल जाए। तो क्या डॉक्टर ये बचा जा सकता है, इससे कुछ उपाय है कि ब्लैक फंगस हो उससे बचा जा सके और जो शरीर का अंग है उसे निकालने की आवश्यकता ना पड़े? जी, अगर शुरुआती स्टेज में इनिशियली अगर हम उसको डायग्नोज कर लेते हैं, उसका पता लगा लेते हैं, तो फिर उसको हम जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट देके उससे बचा जा सकता है। लेकिन अगर एक बार ये प्रोग्रेस कर गया और अगर समय पे अपन ने इसका डायग्नोसिस नहीं किया और समय पे नहीं दिखाया पेशेंट के द्वारा, तो फिर इसकी संभावना ये रहती है कि इसके लिए फिर ये आगे प्रोसेस किया जाता है और जो जिस भी पार्ट में ये इफेक्ट कर रहा है इसको फिर हमें सर्जरी के द्वारा निकालना पड़ता है। इसलिए इसकी सबसे विपद से बचने का उपाय यह है कि आप हमेशा अपने अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो आप समय पे दिखाएं, जांच कराएं और डॉक्टर के पास जाके अपनी जो भी आपकी समस्या है उसके लिए उससे संपर्क करें। अगर आप इसमें थोड़ा भी लेट होंगे तो फिर वो आपकी सीवियरिटी बढ़ जाएगी। जी डॉक्टर, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कोरोना के मामले लगातार जिस तरीके से अब कम होने लगे हैं, लेकिन अभी भी मामले पूरे देश में 1 लाख से अधिक ही सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों का अक्सर ये सवाल है कि जिस तरीके से कोरोना जो है वो उनके लंग पर सीधे तौर पर इफेक्ट करता है, तो ऐसे में जो लोग कोरोना को मात दे चुके हैं और पोस्ट कोविड सिम्टम्स जिनमें देखे जा रहे हैं, या यूँ कहें कि जो लोग कोरोना को मात देने के बाद अभी भी अपने घरों में आराम करें, तो ऐसे में वो अपने लंग्स को किस तरीके से मजबूत करें? थोड़ा सा जो ऐसे पेशेंट जो कि इस कोरोना को मात दे चुके हैं, थोड़ा उनको अपना खान पान में ध्यान देना पड़ेगा और अच्छा खाना पीना करें और साथ ही साथ लंग्स के लिए थोड़ा वो इस तरह की लंग्स की एक्सरसाइज ये पायरोमीटर के द्वारा या अन्य माध्यम से प्राणायाम वगैरह ये सारी चीजें करेंगे तो उससे भी उनको लंग्स की कैपेसिटी दोबारा रिगेन होगी और इसमें लंग्स का अपने दोबारा पुराने कैपेसिटी के साथ काम करना शुरू करेंगे। जी, और डॉक्टर यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम कोरोना से किस तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि दवाई तो नहीं है, लेकिन हम किन उपचारों को या किस तरीके की डाइट को फॉलो करके कोरोना से बच सकते हैं, कोरोना को मात दे सकते हैं? देखिए, कोरोना के से सबसे अच्छा उपाय है कि उससे बचा जाए। वो एक बार कोरोना होने के बाद फिर कई सारी चीजें अपने हाथ में नहीं रहती, इसलिए सबसे बेहतर बचने का बचाव ही उपाय है। तो इसके लिए सबसे पहले भारत सरकार या जो वैक्सीन सभी जगह लगाई जा रही है उसमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन लगवाने के बाद दोनों डोज लगवाएं, तो निश्चित समय पर लगवाएं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो। साथ ही साथ मास्क पहनना ना छोड़ें, कभी भी अपन को थोड़ा भी ढील नहीं देनी है। मास्क सबसे बेहतर उपाय है कोरोना से बचने का। हमेशा मास्क पहन के रखें और आसपास ज़्यादा भीड़ भाड़ में इकट्ठे ना हो, थोड़ा लोगों से दूरी बना के रखें और साथ ही साथ वैक्सीनेशन जरूर कराएं। जितना आप वैक्सीन लगवाएंगे, जितने लोगों को वैक्सीन लगेगी, अपन उतना कोरोना से सुरक्षा की ओर बढ़ेंगे। जी डॉक्टर बालन, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं एक बार दूसरी लहर और तीसरी लहर को लेकर। जिस तरीके से हमने पहली लहर देखी तो वहाँ पर कोरोना के मामले बढ़े, लेकिन लोग ठीक होते चले गए समय के साथ और कोरोना को एक समय पे ऐसे लगा कि हमने मात दे दी है। लेकिन जब दूसरी लहर सामने आई तो उसने ऐसा कहर बरपाया कि ऐसा दिखकर लगा कि हम अभी जंग जीते नहीं हैं। तमाम मौतें हुई, तमाम लोग जो हैं, तमाम जिंदगियां जो हैं वो उजड़ कर रह गई। डॉक्टर, ऐसा आखिर क्या वजह रही कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की इतनी किल्लत हो गई? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, आपने भी देखा होगा, आप तो बल्कि हमसे बेहतर तरीके से देख रहे थे, आप मरीजों के बीच में रहे होंगे, तो मरीजों में आखिर ऐसी क्या वजह थी कि ऑक्सीजन की इतनी कमी थी? इतनी किल्लत ऑक्सीजन की तो हमने देखी, लेकिन मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी आखिर इतनी क्यों हो रही थी? देखिए, कोरोना ने समय के साथ साथ नए नए वेरिएंट आ रहे हैं जिसके कारण वो अपना रूप बदलता जा रहा है और वो रूप बदलने के कारण उसमें कई सारे वेरिएंट और उनकी जो क्षमता है, वायरुलेंसी है, वो बढ़ती जा रही है। इसलिए इस बार के जो वेरिएंट है उसमें ये देखने में आया कि उसने ऑक्सीजन कंजप्शन जो था बढ़ाया, जिसके कारण लोगों की ऑक्सीजन की जरूरतें बढ़ी, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत पड़ी और वो लंबे समय तक उनका हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम था वो भी काफी बड़ा है। तो इसके लिए पहली लहर के बाद अपने चूंकि दूसरी लहर में ये सब देखने में आया और ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हुई, तो इसके लिए यही है कि अब लोगों से यही कहा जाए कि वो इसको बिल्कुल भी ढील ना छोड़ें। जैसे पहली लहर के बाद हमने सोचा कि अब कोरोना नहीं है, चला गया है, तो दूसरी लहर के से पहले हम थोड़ा सा ढीले बढ़ गए, जिसके नतीजतन हमें दूसरी लहर का सामना करना पड़ा। इसलिए अब सभी नागरिकों को अपने ये ध्यान देना पड़ेगा, सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं, अपनी सावधानी बरतें, घर से अपने काम के लिए ही निकलें और साथ ही साथ मास्क का उपयोग करें। मास्क ही एक दवाई है कोरोना की।
जी डॉक्टर, बिल्कुल मास्क एक दवाई है और मास्क को हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार हम भी लोगों से अपील करते हैं कि मास्क लगातार पहनते रहें, घरों से बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। लेकिन डॉक्टर यहाँ पर बात जिस तरीके से तीसरी लहर को लेकर करें तो तीसरी लहर कितनी खतरनाक लगती है? क्या तीसरी लहर में इससे अधिक मौतें देखने को मिलेगी? तीसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत इससे ज़्यादा देखने को मिलेगी? तीसरी लहर में जो मरीज हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक पड़ेगी? देखिए अभी जैसे कि एक्सपर्ट के द्वारा सभी जगह एक्सपर्ट के द्वारा ये बोला जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी, और क्योंकि फर्स्ट वेव से सेकंड वेव ज़्यादा तीव्र गति से और ज़्यादा खतरनाक रूप से आई, तो उम्मीद की जा रही है कि थर्ड वेव के लिए हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। और ऑक्सीजन की जैसे जहाँ तक बात है तो उसके लिए जैसे कि मैं जया रूप से चिकित्सालय में हूँ, तो यहाँ हमने काफ़ी तैयारी की है। हमारे जो स्थानीय प्रशासन द्वारा, आयुक्त महोदय द्वारा और जो हमारी डीन और सुप्रिटेंडेंट द्वारा जो यहाँ पे ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं, ऑक्सीजन टैंक लगाए गए हैं। और तीसरी लहर के से पहले हम ये उम्मीद करते हैं कि हम सभी हॉस्पिटल इस तरह की व्यवस्था कर लेंगे कि उनको ऑक्सीजन के लिए बाहर ना भागना पड़े। ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है वो अपने यहाँ ही करें। और इसके हिसाब से तीसरी लहर के हिसाब से, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा बोला जा रहा है कि बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, इसके लिए हमने बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड तैयार करा रहे हैं और उनके लिए वेंटिलेटर, वो सारी व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन प्रोब वगैरह, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हम उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार रहें और हमें जिस प्रकार की जनहानि इस बार देखने को मिली है सेकेंड वेव में, ऐसी है थर्ड वेव में। हाँ जी डॉक्टर बालन, यहाँ पर एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बच्चों का जिक्र किया, तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि तीसरी लहर में जो बच्चे हैं उन पर ये वायरस बड़ा प्रभाव डालेगा, उन पर क्या कर पाएगा, क्यों? देखिए अभी तक देखने में आया है कि बच्चों को काफ़ी कम हुआ है कोविड, और हुआ भी है तो वो काफ़ी उनको इफेक्ट कम हुआ है, उनके जो सीवियरिटी है वो काफ़ी कम हुई है। क्योंकि इसका एक कारण ये भी मान सकते हैं, अभी 18 से लेके और 18 से ऊपर वाले सभी लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो वैक्सीनेशन के कारण जो 18 से ऊपर वाली पॉपुलेशन है वो कोविड से कहीं ना कहीं इम्यूनिटी उनको मिल रही है। और कई लोगों को हो चुका है कोविड, जिसके कारण भी उनको हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है पॉपुलेशन में। लेकिन बच्चे अभी तक इसे सुरक्षित रहे हैं, तो भविष्य में ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है अभी तक, और बच्चे अभी तक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट का व्यू है, तो इस हिसाब से अपन तैयारी भी कर रहे हैं। जी डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर जिस तरीके से तीसरी लहर को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में तीसरी लहर के लेकर अगर जानना चाहेंगे कि वैक्सीन जो है वो वैक्सीन तो अभी 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को ही लग रही है, 18 से 45 का वर्ग और 45 से प्लस जो लोग हैं उनको वैक्सीन लग रही है। तो ऐसे में डॉक्टर बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी और बच्चे जो हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए अभी एलिजिबल भी नहीं है। जिस तरीके से मापदंड तय किया गया है उसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो क्या इसका प्रभाव भी पड़ने वाला है तीसरी लहर में कि बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी होगी तो इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर? ये क्योंकि एक्सपर्ट द्वारा ऐसी उम्मीद की जा रही है तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, तो हो सकता है कि इस प्रकार का कोई ना कोई असर देखने में आए। लेकिन जब तक अपन अभी सिर्फ एजम्पशन और प्रिजम्पशन पे चल रहे हैं, तो अपन इसके बारे में कोई भी निश्चित रूप से कोई भी चीज़ नहीं कह सकते कि ये किसको इफेक्ट करेगी, क्योंकि तीसरी वेव आ सकती है। इसके लिए हमें पूर्ण रूप से तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये अगर बच्चों को प्रभावित करेगी तो बच्चों के लिए भी सारी हॉस्पिटल्स में तैयारी पूर्ण रूप से की जा रही है, जिससे कि अगर तीसरी लहर आती भी है तो उससे हमारे जो बच्चे हैं उनको कम जी डॉक्टर, यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात पहली, दूसरी, तीसरी लहर की हम कर रहे हैं। पहली लहर में जब कोरोना आया तब ये कहा गया कि जो कोरोना है वो ज़्यादा घातक साबित होगा उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। लेकिन जब दूसरी लहर सामने आई तो उसमें तमाम बातें झूठी हो गई, क्योंकि लगातार जो मौतें हो रही थी वो यंग लोगों की हो रही थी। जो लोग कम उम्र के हैं उनकी मौतें हो रही थी। लोग संक्रमित हो रहे थे बच्चे 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 40 की उम्र के लोग। तो वहीं ठीक इसी प्रकार तीसरी लहर में भी क्या ऐसा देखने को मिलेगा? बच्चे बहुत ज़्यादा संक्रमित होंगे और एक बार फिर से जो यंग लोग हैं उन पर कोरोना मार करेगा। देखिए अपन एक उम्मीद भी जता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि कोविड एक ऐसा वायरस है जो समय समय पर अपने कई सारे एक तरह से के कई सारे वेरिएंट्स देखने में आ रहे हैं, जो कि कई वेरिएंट्स संक्रामक हैं, कई सारे वेरिएंट्स कम संक्रामक हैं।
तो इसलिए इस तरह की कोई एक क्राइटेरिया में अपन फिट नहीं कर सकते कि यंग एज को ज़्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि दूसरी लहर में ये देखने में आया कि सभी प्रकार की पॉपुलेशन, चाहे वो यंग हो, चाहे वो एडल्ट हो और चाहे वो बूढ़े लोग हों, सबको प्रभावित किया है। तो इसलिए अपन विशेष जी रूप से ये नहीं जी बोल सकते कि जी कौन सी डॉक्टर, जनरेशन बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, लगातार ये मान सकते हैं कि जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और इसके साथ लगातार इंडिया न्यूज़ भी आम जनता से अपील कर रहा है और अपने दर्शकों से अपील करता है कि अगर आप अपने घरों से बाहर निकले तो मास्क अवश्य पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अन्य आवश्यक चीज़ों को छूने से बचें और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें और अगर आप हाथ नहीं धो पाते हैं तो आप अपने साथ एक सैनिटाइजर रखें और अपने हाथों को आप सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि कोरोना का एकमात्र उपचार है वो है बचाव। जी हाँ, बचाव ही एकमात्र उपाय है और जिस तरीके से लगातार सरकारें कह रही हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी, जी हाँ, वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन लोगों को लग भी रही है, तो ऐसे में दवाई के साथ साथ हमें कड़ाई की भी आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर कई लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद मास्क नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको मास्क लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि पूर्ण रूप से किसी भी वैज्ञानिक ने ये बात अभी तक नहीं कही है कि वैक्सीन लगने के बाद आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और आपको कभी भी कोरोना नहीं होगा और आपको मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में डॉक्टर बालेन जो हमारे साथ जुड़े हुए लगातार वो तमाम सवालों का जवाब दे रही हैं, तो डॉक्टर का रुख एक बार फिर से करेंगे हम, डॉक्टर बालेन जी का रुख एक बार फिर से करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर। डॉक्टर बालेन, जिस तरीके से अभी मैं जिक्र कर रहा था वैक्सीन को लेकर कि कई लोगों का ये सवाल है, कई लोग ये कहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद, दोनों डोज लेने के बाद या पहली डोज लेने के बाद वो मास्क ना लगाएं तो क्या सुरक्षित रहेंगे? देखिए, वैक्सीन इसलिए लगाया जाता है कि जो एंटीबॉडी अपने शरीर में डेवलप हो, वो एंटीबॉडी पहले से तैयार रहे किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए, जिससे कि शरीर को कम नुकसान हो। लेकिन अगर अपन मास्क नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं बॉडी की कई सारे फैक्टर, कोमॉर्बिडिटीज रहती है और कई सारे फैक्टर रहते हैं जिससे कि कोविड का इन्फेक्शन होगा और उसके लिए वो व्यक्ति जो कि वैक्सीन लगवा चुका है और कोविड से इन्फेक्टेड है, वो अन्य लोगों को भी कोविड फैलाएगा। इसलिए मास्क को वैक्सीन लगाने से पहले, लगाने के बाद हमेशा मास्क का तो बिल्कुल ध्यान रखना है, चाहे आप दोनों डोज लगा चुके हो, फिर भी आपको मास्क लगाने का बिल्कुल पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। जी डॉक्टर, यहाँ पर मास्क को ही लेकर आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा कुछ रिपोर्ट्स जो है वो वायरल हो रही थी, तो डॉक्टर क्या आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मास्क लगाने से भी ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का खतरा जो बढ़ जाता है? ये अभी तक तो ऐसा कोई केस देखने में नहीं आया है कि किसी व्यक्ति ने मास्क लगाया हो और उसको मास्क के कारण ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन। मोस्टली ऐसे केसेस में देखा गया है जो कि लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रहे हों और कोविड से उनको इन्फेक्शन हुआ हो, ऐसे लोगों में ही ब्लैक फंगस के केसेस देखने में आए। ऐसा केस अभी तक तो कोई देखने में नहीं आया जिसमें कि मास्क लगाने के कारण ब्लैक फंगस हुआ। तो ये सिर्फ एक भ्रांति है, इस भ्रांति के उसमें ना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। तो डॉक्टर, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि अगर आपके मास्क में नमी हो, अगर आप थोड़ा गीला मास्क अगर पहन लेते हैं तो उससे बचे, तो क्या ये तमाम बातें झूठी हैं, इनको झुठला दिया जाए और मास्क को लेकर जिस तरीके से अंधविश्वास फैलाया जा रहा था उसको दूर किया जाए? देखिए, जैसे कि समय समय पर शासन की तरफ से गाइडलाइन दी गई है कि मास्क के रेगुलर रूप से चेंज करते रहिए। मतलब जैसे कि मास्क अगर आप पहने हैं तो अगर आप कहीं से होके आए हैं तो उस मास्क को सैनिटाइज करें और या फिर उसको बदल लें। तो आप किसी भी मास्क को, इसलिए आपको सावधानी बरतनी है कि आप इन्फेक्टेड मास्क का दोबारा उपयोग न करें। साथ ही साथ समय समय पर मास्क को सैनिटाइज करना, चेंज करना, ये सारी चीजें करें और मास्क लगा के जरूर रखना है। इसलिए ब्लैक फंगस के बारे में जो भी बात है वो अभी तक ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ है, तो इसको अपन अभी यही बोलेंगे कि मास्क लगाना जरूरी है। इसके लिए किसी प्रकार की भ्रांति में ना पड़े और ज्यादा से घर से बाहर निकलते समय मास्क का पूर्णतः उपयोग करें। जी हाँ डॉक्टर, यहाँ पर बच्चों को लेकर सवाल करना चाहेंगे। जिस तरीके से तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संक्रमित होने का खतरा है, तो बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, बच्चों को किस तरीके से इम्यूनिटी जो है उनकी मजबूत की जाए ताकि तीसरी लहर में वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार रहें, कोरोना उन पर हावी ना हो पाए? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को इसके लिए अभी उनको घर से बाहर ना निकालें, उनको घर का ही रखें। अगर घर से बाहर निकालने किसी विशेष परिस्थिति में बाहर निकाल भी रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें, घर आते समय पे सैनिटाइज करें, प्रॉपर रूप से उनको साफ सफाई से रखवाएं और साथ ही साथ बच्चे ये भी ध्यान रखें कि उनके न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखें जिससे कि उनकी कहीं से भी इम्यूनिटी कम ना हो, अच्छा खान पान करें उनका
उनको कोई भी अन्य बीमारी या अन्य प्रकार की अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है तो उसके लिए वो पूर्णतः अपना डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए बिना इंतजार करे डॉक्टर को समय पे दिखाएं, जिससे कि अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ के सही किया जाए। हेलो। जी जी डॉक्टर, यहाँ पर जिस तरीके से बच्चे अगर संक्रमित होंगे तो बच्चों को संभालना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि जो बड़े हैं वो समझदार हैं, उन्हें पता है कि जब हमें कोरोना हो गया तो हमें अपने आप को बाकियों से अलग रखने की आवश्यकता है। तो ऐसे में बच्चों को किस तरीके से हम संभालें, बच्चों को किस तरीके से तीसरी लहर से बचाएं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को कोरोना हो ना, इसके लिए बचाव ही सबसे बेहतर इलाज है। जी। तो हमें ये करना होगा कि बच्चों को हम इन्फेक्शन से बचाएं, उनको ऐसे लोगों के बीच में ना लाएं जहाँ की इन्फेक्शन के चांसेस हो, मास्क का उपयोग करें। और रही बात अगर बच्चे इन्फेक्टेड होते हैं तो उसके लिए सरकार द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण रूप से की गई हैं। जैसे कि अभी बच्चों के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था, बच्चों के लिए ऑक्सीजन मास्क वगैरह, दवाइयाँ वगैरह की व्यवस्था है, और बच्चों के लिए जो वार्ड है जिनमें कि उनका इलाज किया जा सके, वो सारी चीजें अधिक मात्रा में उपलब्ध हों, जिससे कि हम थर्ड वेव, अगर ऐसी कोई वेव आती है तो उसके लिए आने से पहले हम पूर्णतः उसकी रोकने के लिए उसके लिए तैयार रहें और बच्चों को हम वेव से बचा सकें। जी डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। हम भी इंडिया न्यूज़ के तमाम दर्शकों से अपील करते हैं कि वे सुरक्षित रहें, मास्क पहने, घरों से बाहर निकले तो सामाजिक दूरी का पालन करें और अन्य आवश्यक चीज़ों को छूने से बचें और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।